ऑनरेबल स्पीकर सर, आज हम सब यहाँ पे श्री सतपाल मलिक साहब को, गुलचैन सिंह चाड़क साहब को, दीनानाथ भट्ट साहब को, गुलाम नबी शाहीन साहब को, रमेश अरोड़ा साहब, दीनानाथ भगत कोई मास्टर बैठे थे, सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पणतपुरी साहब, इन सब को श्रद्धांजलि देता हूं। और इन सब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि सतपाल मलिक साहब इस जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस ये होता है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो कोई आईपीएस आते हैं, आईएएस आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं फिर जम्मू कश्मीर पे जाके ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के हालातों पे लिखते हैं। काश वो यहाँ रहते हुए लिखें तो हमें भी सुकून मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। सतपाल मलिक साहब ने, क्योंकि वो एक किसान थे और उस यूपी के उस हिस्से वेस्टर्न यूपी से आते थे जहां पे किसानों का अपना एक दबदबा है, एक गढ़ है, और किसानों ने का जब जब भी आंदोलन उठा है उस वेस्टर्न यूपी से उठा है। और ये नहीं कि वो सारी वेस्टर्न यूपी जाटों का है, बल्कि वहां हर कौम बसती है, वहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, राजपूत भी, हर कौम वहां बसती है। और सब मिलके उनका अपना एक बोलबाला है और हमेशा उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम किया है। ऑनरेबल एमएलए साहब विक्रम रंधावा साहब यहां बोल रहे थे, उन्होंने काफी जिक्र किया सतपाल मलिक साहब का। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहूंगा, इतना जरूर कहूंगा उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, और जम्मू कश्मीर से जब बाहर गए वो रिटायर होके क्या किया उन्होंने बोला, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब हम मर्यादा की बात करते हैं, हम असूलों की बात करते हैं, तो असूल फिर सब पर लागू होते हैं। एक आदमी जो देश को रियासतों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हो और आखिरी पल जब उसका अंत हुआ हो, दुनिया छोड़ के गया हो, क्या मेरे देश का तिरंगा उसको नसीब नहीं हो सकता था? ये दुख, ये गिला, ये शिकवा पूरे देश में किसानों को भी है, हम सब लोगों को भी है। और मैं ये नहीं कहूंगा जैसे मनकोटिया साहब ने कहा, मैं उनको कौम के अंदर नहीं बांटना चाहूंगा कि मैं जिस कौम से आता हूं उसी कौम से वो आते तो इसलिए हमें गिला है। नहीं, उनका हक बनता था क्योंकि वो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं। दूसरा, गुलचैन सिंह चाड़क साहब, चंद रोज पहले ही उनकी डेथ हुई। मेरे कायद और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे और रतनलाल गुप्ता साहब को हुक्म किया कि आपने वहां उनके जनाजे में जाना, उनके संस्कार पे जाना है। हम लोग गए, वहां अफसोस जाहिर किया डॉक्टर साहब की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी। गुलचैन सिंह चाड़क क्योंकि जम्मू में मेरे पड़ोसी हैं, वो भी काफी अच्छे ओहदों पे रहे, लेकिन मुझे फख्र है गुलचैन सिंह चाड़क साहब के ऊपर कि उन्होंने डोगरा सदर सभा चलाई। जैसे इन्होंने कहा कि वो महाराजा साहब के टाइम की थी, और ये सभा उस समय बनी, और वो सभा खाली किसी डोगरों की नहीं या किसी हिंदू की नहीं, वो हर कौम की है। जैसे मुबारक गुल साहब ने भी कहा, उस डोगरा सदर सभा के अंदर हिंदू भी था, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और उन्होंने उनकी रहनुमाई आखिरी वक्त तक किया। और हमेशा जम्मू कश्मीर की भाईचारे का और जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी का, उसको मजबूत करने के लिए काम किया है। दीनानाथ भगत साहब, ये क्योंकि जब मैं एमएलसी था वो एमएलए थे 2014 में, और एक बहुत शरीफ आदमी, गाय बगाए उनसे मुलाकात होती थी इस गैलरी में, अपर हाउस और दूसरा हमारा ये लोअर हाउस, जब हम मिलते थे आपस में,
तो उनके दिल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक हमदर्दी थी और हमेशा उन्हीं के लिए काम करना चाहते थे। गुलाम नबी शाहीन साहब, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मेरी पार्टी के लीडर थे, मेरा ज्यादा वक्त उनसे नहीं बीता। रमेश अरोड़ा साहब, वो शख्स जो मेरे साथ अपर हाउस में थे, वो भी एमएलसी थे, मैं भी एमएलसी था 2014-15 में। शायद वो जिंदगी के और लम्हे भी जीते, जिंदगी का और वक्त भी निकालते, लेकिन उनको एक ही गम ले डूबा कि उनका नौजवान बेटा जो एक ही था, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मारा गया। और इन लोग सबसे हमसे बात करते थे, इनमें से भी उनके कुलीग के हैं जिनसे वो बात करते थे, कहते थे मेरा एक बेटा नौजवान 21-22 साल का इस हॉस्पिटल में मर गया। सरकार भी मेरी थी, मैं भी सरकार में था, एमएलसी था, हिस्सा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। वो सबसे इनसे हम सबसे बातें करते थे। यही दुख उनको ले डूबा कि एक आदमी सरकार में हो, सरकार का हिस्सा हो और अपने बच्चे, एक इकलौते बच्चे को न बचा सका हो। उसी के कारण उनकी जान गई। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब खिता पीर पंचाल से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं आता हूं। एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, और ज्यादा तो मेरी उनसे कभी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जब जब भी हुई, एक अच्छे आदमी जिन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, गरीबों के लिए रखी, बॉर्डर के लोगों के लिए रखी। मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, उनके साथ भी मेरा इतना नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, कुछ लोग इस लिस्ट में, शाहीन साहब, पंडितपुरी साहब वो हैं जिनकी विरासत हम हैं, और जिस विरासत को आज हम लेके चल रहे हैं। और हम सब, जैसे गुरेजी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि जो लोग सारे ऑनरेबल एमएलए जो दुनिया छोड़ के चले गए, जब कोई मिनिस्टर रहे, वो इतने नहीं कि उनका गुजारा आज चल रहा है। मैं भी कईयों को जानता हूं, आज भी उनके घरों में मुश्किल है। और हम जब लिखते हैं, मेरे पत्रकार भाई भी जब लिखते हैं, तो सारों को एक ही सांचे में डालते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों की रोजी और रोटी की जरूरत है। उस पर हमें ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको गौर करना पड़ेगा, उनके लिए क्या कर सकते हैं उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी भी कुछ नाम पड़े हुए हैं, मगर हम इस बहस को इसको समाप्त करना चाहेंगे। 2-4 नाम हैं। सज्जाद शाहीन साहब बोलना चाहते थे, डॉक्टर सज्जाद शेखी साहब बोलना चाहते थे, तनवीर साहब बोलना चाहते थे, फारूक शाह साहब बोलना चाहते थे, इरफान साहब बोलना चाहते थे, लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने कहा कि यहाँ रिवायत ये रही है कि ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस में सिर्फ लीडर्स बोलते थे पार्टी के। आज हमने जितना हमसे मुमकिन हो सका, बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट आई हमने पूरी वो एग्जॉस्ट की है, सबने बोला। इसी तरह से हमने कांग्रेस, दूसरी पार्टीज को भी, इंडिपेंडेंट्स को भी, पीडीपी को भी, सबको हमने मौका दिया, अकोमोडेट करने की कोशिश की। जो रह गए हैं 2-4 नाम, वो रिकॉर्ड पर तो आएंगे कि वो भी यहाँ पर खराज अकीदत पेश करना चाहते थे। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से, वो इन्होंने बोला, शायद आप बोलना चाहेंगे। इन्होंने नाम नहीं दिया था अपना, इनका जो नाम आए हैं उन्होंने बोला उनके लिए जो से। ठीक है, बोले मुझे कोई। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। इस हाउस की एक परंपरा है, एक रिवायत है। इस सेशन के पहले दिन ऑबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। श्रद्धांजलि उन आत्माओं को दी जाती है जो कभी इस हाउस के हिस्सा रहे हों। और मैं अपनी बात रखने से पहले इन सभी लोगों को, जो 7 लोग हमसे बिछड़ गए इस दौरान, दिल से मैं श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगा। आज वो यहां नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता हमें सिखाती है जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, हमारा कोई हक नहीं बनता कि
उसके खिलाफ कोई शब्द बोले जब वो इस दुनिया में न हो। कोई बात नहीं, आप करे आप बात करें, आप बात। क्या 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 कोई बात नहीं, आप बात करिए, अपनी बात करें। अब आपसे हम ट्यूशन पढ़ने आया करेंगे। चलिए, आप सबसे बड़े इधर बोलने वालों में सबसे बड़े, अब आपसे ट्यूशन लेंगे हम। बहुत अच्छा, चलिए शर्मा जी, लेंगे ट्यूशन लेंगे आपसे। मेरा मुंह नहीं खुलाइए, आज अच्छा नहीं है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के खिलाफ कोई शब्द, कोई अल्फाज इस असेंबली में, इस हाउस में बोले जो आज हमारे बीच में न रहा। इसलिए मैं इन चीजों का, नैतिकता का पालन करते हुए तमाम ऐसे लोगों को हृदय से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, जैसे सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर रहे हैं। गुलचैन सिंह चाड़क साहब को भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। दीनानाथ भगत साहब के साथ हमने काम भी किया, पार्टी में भी और असेंबली में भी हमारे कलीग रहे। रमेश अरोड़ा साहब बहुत नजदीकी मेरी रही उनके साथ। गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार अखलाक खान साहब और सुल्तान पंडितपुरी साहब, इनसे हमारी कोई ज्यादा वाबस्तगी नहीं रही। जहां तक बात आती है रमेश अरोड़ा जी की, रमेश अरोड़ा जी एक, जिसे कहेंगे कि गरीब दोस्त, गरीबों के एक मसीहा की तरह उन्होंने काम किया जम्मू में। हिंदू रक्षा समिति के भी वो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और तब जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब जेनोसाइड हो रहा था, तब भी वो हर जगह पहुंचे, उन लोगों के साथ रहे, उन सेक्शंस के साथ रहे। पार्टी में भी उनका बहुत रोल रहा, पार्टी को बढ़ाने में, विस्तार देने में, और एमएलसी भी रहे। दौरान एमएलसी मुझे लगता है कि पूरी स्टेट में पार्टी के तौर पे या एमएलसी के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हमें बहुत अफसोस है वो आज हमारे बीच में नहीं है, और पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया, जम्मू कश्मीर ने भी एक बहुत बड़ा लीडर खोया। दीनानाथ भगत साहब, इनके साथ बहुत नजदीकी हमारी रही जब हम पार्टी में काम करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे उधमपुर के, मतलब एक डाउन टू अर्थ आदमी और एक डेडिकेटेड सिपाही की तरह काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका भी हमें भी अफसोस है, पार्टी को भी और जम्मू कश्मीर को भी है। गुलचैन सिंह चाड़क हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं, और डोगरा की एक पहचान भी, उनको देखने से ही हमें एक वो पहचान दिखती थी। उन्होंने सामाजिक तौर पे भी बहुत काम किया, और एक डोगरा लेगेसी जिसके लिए मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे उन्होंने लड़ाई भी की और बढ़ाया भी उसको। अभी हाल में ही उनकी मृत्यु हुई, उनका हमें बहुत अफसोस है। सत्यपाल मलिक साहब जो आखिरी गवर्नर रहे, इस स्टेट को उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, और हमारा फर्ज बनता है आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा जिनके नाम मैंने लिए, शाहीन साहब और अखलाक खान साहब या सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं इनको भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और अंत में दो बातें कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कभी ये सारे लोग यहीं किसी सीट पे बैठे होंगे, लोगों के मसले मसाइल के लिए इन्होंने भी लड़ा होगा, और कोई आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात भी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा,
इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं होंगे, हमारे बाद यहां पे कोई दूसरी पीढ़ी भी होगी, तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के मुंह से ऐसी बात सुनेंगे जो उनको जख्म पहुंचाएगा। क्या कभी हम रियलाइज करते हैं इस बात को? इसलिए जो भी हम आज श्रद्धांजलि के दिन बात यहां पे रखते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो इनके परिवार वाले होंगे, जो इनके दोस्त, जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, आज वो लोग यहां पे नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, और हम ऐसा बोल के कम से कम उनके दिल को ठेस न पहुंचाएं, इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे पास खूब टाइम है, जो हमने बोलना होगा, जिस पे भी हमने डिबेट करनी होगी, आप मौका जरूर देंगे। तो आज ही जल्दी हो जाए सबको, आज ही सबको सारी बातें कहनी है, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः दोबारा एक बार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम हुतात्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मौत से किसको रास्तागारी है, आज वो, कल हमारी बारी है। बिल्कुल वही बात जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने हाउस के सामने रखा, मैंने भी अपनी बात दूसरे अल्फाज में उन्हीं हालात से शुरू किया। आपके तरफ से जो हाउस के सामने मातमी करारदाद पेश किया गया, उसके हक में बोलने खड़ा हुआ। साथ वो हस्तियां जिनका या तो इस हाउस से या अपर हाउस से या जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक रहा हो, जनाब सत्यपाल मलिक साहब, गुलचैन सिंह चाड़क साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब, अखलाक खान साहब और सुल्तान पंडितपुरी साहब। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे करीबी से जानने का मौका मिला। एक आध जिनसे मैं कभी मिला नहीं, और दीनानाथ भगत साहब जो हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए, हालांकि उस वक्त हम उधर बैठे थे, वो इधर, लेकिन जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में चाय के कप पीते हुए हेलो हाय का मौका तो मिल ही जाता था। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा, अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता नहीं है। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। कब, वो हमें से किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमने छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहां पे मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पे बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे,
जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। ज्यादातर इनमें वो लोग हैं, ज्यादातर क्या सारे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियों के साथ जुड़ के लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक साहब मुख्तलिफ पार्टियों में रह के वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासतों के, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत में गवर्नर रहे। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद भी नहीं था। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, फिर गोवा गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए, लेकिन उससे पहले आपने याद दिलवाया कि बिहार में भी रहे और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मिला। मरकज में वजीर के तौर पे उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें मलिक साहब का भी होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मान के चलें कि उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोच के किया और इसी चीज को हम लेके आगे चलें। चाणक्य साहब, पिछली हुकूमत में भी मुझे उनके साथ करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुबारक मंडी को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जो बाकी उनका रहा डोगरा सदर सभा, एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में, वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा अगर उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेके, कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचा के रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा वो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, कम ही मौका मिला उस वक्त, क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है डिसोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे, और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना ही रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है, वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी पे भी मतलब जितना मैं कहूंगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं है, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद, जिसको शायद गलती से तारिगामी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, तो एक्सीडेंट नहीं था ना, वो हमला था। माइंड ब्लास्ट के जरिए उनको ऐसा जख्म मिला, अगर वो उसके बाद घर बैठते तो शायद हम में से कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन तब भी उस हमले के बाद उतना भारी जख्म
उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहां पहुंच जाते थे। कहीं पे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी उफ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने में शाहीन साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब ने, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा था, अखलाक खान साहब कुछ कहना नहीं है। कहा जनाब मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना, ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठ के कह देते कि मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत के तरफ से मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम रह गया, नहीं रह जाना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस लिया और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके ये अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन लिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतला मांगी गई तो ये नाम रह क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं थे, 90 साल इनकी उम्र थी, महज राजकुमारी से लेके आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे और उनका नाम रहने ही जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ ज़िलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाउस को इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। छोटी मुंह बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज हाउस के सामने पेश करूं। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दें। मैं जब नया नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तकरीर किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद एक किसी को शायद अकल आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने निशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर इन दिनों में अपनी जान न खो गया हो तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज पेश करता हूं कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी के तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीजें दोहराएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज में सियासत ला ही देते हैं।
अब यहां से इमरजेंसी की बात आई तो वहां से किसी और चीज की बात आ गई। इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब ही ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन सा ही होगा। बाकी मालिक हाउस के आप हैं, आप इस पर गौर करिए, लेकिन अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से मैं इन 7 हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने